तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कल हमने एक क्लास ली थी, उसके अंदर हमारे 26 तक, सेक्शन 26 तक हो गया था। तो चलिए आज इससे आगे हम पढ़ते हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, वो लोग, जिन लोगों के पास पीडीएफ का एक्सेस नहीं है, वो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और जिनके पास एक्सेस है उनके लिए ये जो क्लास है वो मैं आज में या फिर कल में जो है इसको शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर सेक्शन 26 तक देखा था कि रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, यानी अगर आरबीआई, अगर किसी बैंक के पास में ऐसा कोई अकाउंट है जिन पर 10 वर्षों से कोई दावा नहीं किया गया है, तो वो उसकी जानकारी किसको देनी होगी? उसकी जानकारी उसे जो है आरबीआई को देनी होगी, सभी बैंक्स को। और वो राशि जो अनक्लेम्ड अकाउंट में पड़ी है वो कहाँ जमा की जाएगी? वो जमा की जाएगी ग्राहक शिक्षा और जागरूकता निधि, विच इज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसमें स्थापित की जाएगी, इसमें जो है ट्रांसफर की जाएगी। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास में है 26A, इसके अंदर वो जो राशि है जो 10 वर्षों तक क्लेम नहीं की गई है, उसके लिए जो फंड बनाया जाएगा, उस फंड का गठन जो है 26A में होता है। 27 इज मंथली रिटर्न्स एंड पावर टू कॉल फॉर अदर रिटर्न्स एंड इन्फॉर्मेशन, मासिक विवरण और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता। आरबीआई को ये इस एक्ट के तहत राइट दिया गया है कि वह बैंकों से उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में कभी भी जानकारी मांग सकता है, और हर बैंक को मासिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, आवश्यक है। मासिक विवरण के साथ साथ में आरबीआई जब चाहे उनसे वो जो है उनके लेखों की जांच कर सकता है, वित्तीय स्थिति के बारे में पूछ सकता है। 28 है पावर टू पब्लिश इंफॉर्मेशन। आरबीआई को यह शक्ति है कि बैंकों की वित्तीय स्थिति से संबंधित जानकारी सार्वजनिक कर सके। कोई भी बैंक है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है जो आरबीआई को लगती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर उसको ये शक्ति दी गई है। कोई भी बैंक जो है मना नहीं कर सकता कि आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता, ये आरबीआई को पावर दी हुई है। अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, अकाउंट्स और बैलेंस शीट जो है, जो आरबीआई बैलेंस शीट का प्रारूप जो निर्धारित करता है, उसमें इनको बैलेंस शीट की जो है प्रकाशित करनी होती है आरबीआई के जो अप्रूव्ड फॉर्मेट है उसमें। नेक्स्ट है पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेज, संबंध उद्यमों के संबंध में शक्ति। कोई भी बैंक, कल भी हमने देखा था, बैंकों के ऊपर जो है बैंक्स जो है बैंकिंग से रिलेटेड व्यवसाय है उन्हीं के अंदर साझेदारी कर सकती है, सम्मिलित हो सकती है। यदि बैंक किसी अन्य कंपनी में हिस्सेदारी रखता है तो आरबीआई को यह अधिकार है कि वह उस संबंध में नियंत्रण रखे। अगर वो कहीं पर अपनी हिस्सेदारी रखता है, अन्य कंपनी में बैंक अपनी हिस्सेदारी रख रहा है, तो आरबीआई जो है उस संबंध में यहां पर नियंत्रण रख सकता है। नेक्स्ट है ऑडिट। ऑडिट जो है, जैसे हम सहकारी बैंक्स जो है या सहकारी सोसाइटीज के लिए हमारे रजिस्ट्रार साहब जो है वो क्या करते हैं, ऑडिटर्स को यहां पर अनुमोदित करते हैं, वैसे यहां पर आरबीआई अनुमोदित करती है चार्टेड अकाउंट्स को, जिनके द्वारा बैंक जो है वो क्या करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं। और आरबीआई को यह अधिकार है कि वह बैंक की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा कर सके, और आवश्यक लगे उसे तो अतिरिक्त ऑडिट या एडिशनल ऑडिट का भी वो यहां पर क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न जमा करने की अनिवार्यता। जितनी भी बैंक्स होती है उनको आरबीआई को समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताना पड़ता है, एक विवरण प्रस्तुत करना होता है कि हमने इतने लोन दे रखे हैं, इतने हमारे पास में सेविंग्स और करंट अकाउंट्स में पैसे हैं, इतनी हमारी संपत्तियां हैं, ये सारा जो विवरण है वो आरबीआई को जमा करवाना होता है। इसके अंदर बैलेंस शीट, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में सब आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर शामिल होगा। 32 इज कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड अकाउंट टू बी सेंड टू रजिस्ट्रार। बैलेंस शीट और खाते को रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य। अब यहाँ पर रजिस्ट्रार कौन है? देखिए, जो रजिस्ट्रार हमारे सहकारी अधिनियम के अंदर जो रजिस्ट्रार होते हैं वो सहकारी सोसाइटीज के रजिस्ट्रार होते हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाए जाते हैं, उनको ये अपनी बैलेंस शीट और वित्तीय विवरण जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भेजेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट्स बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर स्थापित कंपनियों द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रदर्शित करना। अगर कोई विदेशी बैंक है जिसने भारत में अकाउंट खोल रखा, ब्रांच खोल रखी है, भारत के अंदर जो है अपनी व्यवसाय कर रहा है, अपनी बैंकिंग सेवाएं दे रहा है, तो उसे क्या होता है, अपनी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो पब्लिक करनी होगी, सार्वजनिक रूप से उसको प्रकाशित करना होगा। कहां पर होती है? वेबसाइट्स पे होती है आजकल। नेक्स्ट है हमारे पास में अकाउंटिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट
नोट रेट्रोस्पेक्टिव, यानी लेखा प्रावधानों का पूर्व व्यापी प्रभाव नहीं होना, ये इसकी जरूरत नहीं है। जब ये एक्ट लागू हुआ उससे पहले जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उन वो उस टाइम के लिए ये लागू नहीं होगा, तो वो तो बहुत पुरानी बात भी हो गई। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। 34A इज प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर, गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा। कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी कानूनी प्रक्रिया में आरबीआई की अनुमति के बिना अपने खातों या अन्य गोपनीय दस्तावेजों को उजागर करने के लिए बाध्य नहीं होगी। अगर आरबीआई उसे इंस्ट्रक्ट करेगा, आरबीआई से अगर मान लीजिए कोई कोर्ट है वो कोई रिपोर्ट मांग रहा है, तो ऐसे केस में आरबीआई अनुमति देगा तब जाकर के बैंक बाध्यकारी होगी, अन्यथा बाध्यकारी नहीं होगी। आरबीआई की जो अप्रूवल है वो जरूरी है। कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो आरबीआई इस बारे में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। आरबीआई जो प्रमाण पत्र जारी करेगा वो बाध्यकारी होगा और अंतिम होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है निरीक्षण के अधिकार। आरबीआई को यह अधिकार है कि वे किसी भी बैंकिंग कंपनी की जांच करे, किसी भी बैंकिंग कंपनी की। तो आप जो कोऑपरेटिव बैंक्स में जा रहे हैं, आरबीआई को यह भी अधिकार है कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स कोई भी जो है जांच कर सकें, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक बैंकिंग कंपनी ही है। आरबीआई की रिपोर्ट कंपनी नहीं है, सोसाइटी है, बट वो भी बैंकिंग ही है। आरबीआई की रिपोर्ट बैंक को उपलब्ध करवाई जाएगी और आवश्यक हो तो केंद्र सरकार के निर्देश पर भी निरीक्षण किया जा सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस बैंक की जांच होनी चाहिए तो वो अपनी जो सिफारिश है वो आरबीआई को भेज सकते हैं और मतलब अपने निर्देश आरबीआई को भेज सकते हैं और आरबीआई फिर जांच करवा सकती है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शन। आरबीआई है वो अगर उसे लगता है कि कोई भी बैंक जो है वो जमाकर्ताओं के हितों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो आरबीआई यहां पर क्या करती है, निर्देश जारी कर सकती है। और 2017 के अमेंडमेंट में यह भी अधिकार दिया गया कि जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं यानी डूबे हुए ऋण है उनके समाधान के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। 35B इज amendments of provisions related to appointment of managing director etc to be subjected to previous approval of the reserve bank। कोई भी बैंक यहां पर जो है उसके अंदर जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जो चेयरमैन या फिर सीईओ होते हैं उनकी नियुक्ति आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना मान्य नहीं होगी। आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम यहां पर अपने बैंक के डायरेक्टर हैं उनको बदल रहे हैं, वो अनुमति देगी तभी यहां पर मान्य होगी। नेक्स्ट इज फर्दर पावर एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। और उसको क्या पावर दिया गया है कि जो बैंकिंग नीति है उसको विनियमित करे, उसका रेगुलेशन करे। बैंकिंग जो हमारे बैंकिंग नीति है और बैंकों को उनके जो भी फाइनेंशियल लेन देन है उनके लिए दिशा निर्देश दे। और कोई भी बैंक यहां पर इनस्टेबिलिटी दिखाता है, लगता है कि वो इनस्टेबल हो सकता है, तो आरबीआई उसका रिकंस्ट्रक्शन का आदेश भी दे सकती है। ऐसा बहुत सारी बैंक्स के साथ में होता है, बैंक्स जो है वो डूबने की कगार में आ जाते हैं। आपने रिसेंटली काफी टाइम हो गया हालांकि, लेकिन येस बैंक में भी देखा होगा, तो ऐसे केस में वो रिकंस्ट्रक्शन का आदेश भी दे सकता है। इसके बाद में सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन बैंकिंग कंपनीज, ये जो है कुछ बैंकिंग कंपनीज पे लागू नहीं होंगे। इसमें नेक्स्ट इज सेक्शन 36A पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू रिमूव मैनेजरियल एंड अदर्स पर्सन फ्रॉम ऑफिस। यानी आरबीआई जो है वो किसको हटा सकता है, मैनेजरियल पोजीशन के या फिर अदर पोजीशंस है उनको ऑफिस से हटा सकता है अगर बैंक नियमों का लगातार पालन नहीं करता या फिर गंभीर वित्तीय जोखिम यानी फाइनेंशियल जो है वो जोखिम उत्पन्न करता है, फाइनेंशियल यहाँ पे खतरा उत्पन्न करता है, तो आरबीआई उसके प्रबंध निदेशक, मैनेजर, डायरेक्टर एंड अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी हटाने का आदेश दे सकता है। और हटाया गया व्यक्ति है उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो आरबीआई के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। किसी भी बैंक के डायरेक्टर को अगर आरबीआई हटाता है तो उसके पास में यह अधिकार है कि वो आरबीआई के फैसले के खिलाफ जाकर के क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, आरबीआई को यह भी अधिकार है कि किसी बैंक में वो एडिशनल डायरेक्टर जो है उसको नियुक्त कर दे और आवश्यक हो कि बैंक को अच्छे प्रशासन और स्थिरता बनाए रखें। अगर उसे लग रहा है कि बैंक के अंदर मैनेजमेंट सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो एडिशनल डायरेक्टर किसी भी बैंक के अंदर यहां पर नियुक्त कर सकता है। पनिशमेंट और सर्टेन एक्टिविटी इन रिलेशन टू बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज है वो यहां पर क्या नहीं कर सकती, कोई भी लॉटरी का व्यवसाय, कोई भी पुरस्कार योजना नहीं दे सकती या सट्टेबाजी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है, ऐसा धंधा करती है तो उनको जो है यहां पर पनिश किया जा सकता है। और नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्वायर अंडरटेकिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, केंद्र सरकार को जो है यहां पर राइट दिया गया है कि कोई बैंक कंपनी जो है, कोई बैंक जो है आरबीआई के नियमों का बार बार उल्लंघन कर रही है या फिर जमाकर्ता जो है उनके हितों के खिलाफ कार्य कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उनका पैसा डूबने का यहाँ पे खतरा हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको क्या कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है।
लेकिन ओवरटेक से पहले जो है अंडरटेक कर सकती है। अंडरटेक करने से पहले जो है बैंक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने, उसकी हियरिंग होगी, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा किसी भी बैंकिंग कंपनी को अंडरटेक करने से पहले। नेक्स्ट जो है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का निलंबन किस केस में हो सकता है? बैंक अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बहुत ही सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो वो आरबीआई की अनुमति ले सकता है कि अपने व्यवसाय को, अपनी बैंकिंग सर्विसेज को, इस बैंक को जो है अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। कितना? 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता मैक्सिमम। अगर जो है कोई बैंक, उसका व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो 6 महीने तक जो क्या कर सकता है, अपने व्यवसाय को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। लेकिन उसे केंद्र सरकार की क्या लेनी पड़ेगी? मंजूरी, आरबीआई की पूर्व मंजूरी यहां पर लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास में है वाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है, जैसे कि हम हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके अंदर कोर्ट्स को पावर नहीं है, उसके लिए उनका खुद का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, अलग स्ट्रक्चर है। बैंक्स के अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट को यहाँ पे पावर दी गई है। तो यदि कोई बैंक अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हो तो हाई कोर्ट उसकी वाइंडिंग अप का आदेश दे सकता है, और आरबीआई जो है वो भी यहाँ पर इसके लिक्विडेशन के लिए हाई कोर्ट को सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट जो है रिजर्व बैंक टू बी ऑफिशियल लिक्विडेटर। रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक टू बी ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरबीआई जो है यहाँ पर आधिकारिक परिसमापक नियुक्त करने की शक्ति दी जाती है। बैंक बंद किया जाता है तो वहां पे लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करेगा? आरबीआई करेगा। नेक्स्ट है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। यदि कोई बैंक अगर वाइंडिंग अप की प्रोसेस में है और हाई कोर्ट सभी कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको रोक सकता है। क्यों कैसे रोक सकता है? अगर कोई बैंक है जिसका वाइंड अप हो रहा है और वो बैंक जो है अपने जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उन सबको उनके पैसे वापस लौटा देता है, या ये दिखाता है कि हम इनके पैसे लौटा पाने में सक्षम है, ये साबित हो जाता है, तो हाई कोर्ट यहाँ पर जो है कार्रवाई पे, वाइंडिंग अप की जो कार्रवाई है उसको रोक सकता है वाइंड अप होने की जो कार्रवाई है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, आधिकारिक परिसमापक की प्रारंभिक रिपोर्ट। यदि किसी बैंकिंग कंपनी का लिक्विडेशन का आदेश दिया गया है तो आधिकारिक परिसमापक यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर को हाई कोर्ट को 2 महीनों के भीतर जो है प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पावर टू डिस्पेंस विथ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वाइंड अप का प्रोसेस हो रहा है या लिक्विडेशन का प्रोसेस हो रहा है और जो ऋणदाता है, यहाँ पर बैंक के जो भी ऋणदाता हैं उनकी बैठकें आयोजित करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उनकी बैठकों को वो यहाँ पर क्या कर सकता है? टाल सकता है, इस प्रोसेस को हटा सकता है। नेक्स्ट है बुक्ड डिपॉजिटर्स क्रेडिट टू बी डीम्ड प्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि कोई भी बैंक ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास में जो अकाउंट है उसमें जो पैसे जमा है वो गलत है। ऐसा नहीं है किसी के अकाउंट में पैसे जमा है और बैंक बोल दे कि क्योंकि वाइंड अप हो रहा है उस टाइम पे बोल दे कि नहीं, इसका जो डायरी है, इसकी जो पासबुक है, वहां पर जो एंट्रीज हैं वो गलत है। ये बैंक नहीं बोल सकता। जो अकाउंट्स के अंदर जो जमाकर्ता की राशि है अगर वो उसमें दर्ज है तो उसको सत्य माना जाएगा, वो कानूनी रूप से प्रमाणित मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में पावर ऑफ हाई कोर्ट इन वॉलेंटरीली वाइंड अप, यानी स्वैच्छिक परिसमापन में उच्च न्यायालय की शक्तियां। अब कोई बैंक है जो अपनी इच्छा से चाहता है कि हमने कारोबार बहुत कर लिया, हम इस कारोबार को आगे सुचारू रूप से चला नहीं सकते, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है और वो अपनी इच्छा से वाइंड अप करना चाहते हैं वॉलेंटरीली, उनको कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो डूब रहा है, दिवालिया हो रहा है, कुछ भी नहीं, सब धंधा बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो बैंक के जो प्रमुख जो उसके मालिक हैं, सदस्य हैं, या फिर जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो अपनी स्वेच्छा से उस बैंक का परिसमापन करवाना चाहते हैं, तो हाईकोर्ट जो है ऐसी केस के अंदर क्या होगा कि आरबीआई सबसे पहले ये प्रमाणित करेगा कि यहां पर ये जो वाइंड अप है स्वैच्छिक हो रहा है, इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी है या नहीं। बैंक अपने इसके अंदर जो है बैंक की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर इसको मेजोरिटी वोट से इस जो प्रस्ताव है इसको पारित करवाना पड़ेगा। इसके बाद में हाईकोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि बैंकों के परिसमापन प्रक्रियाएं जमाकर्ताओं और हितधारकों के लिए हानिकारक ना हो। ऐसा ना हो कि वाइंड अप होने के बाद में किसी का नुकसान हो जाए, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो सुनिश्चित करेगा। यहाँ पर थोड़ा कट गया है लेकिन अब मैं जो पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें सही तरीके से होगा। ये प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब क्या हो गया, नेक्स्ट हमारे पास में अमालगमेशन है। ये जो है बैंकिंग कंपनी दूसरी कंपनी के साथ तब भी अमालगमेशन कर सकती है, विलय कर सकती है,
जब इसको 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाए या फिर आरबीआई ने इसकी स्वीकृति दी हो। यदि कोई शेयर होल्डर है इसका और वो चाहता है कि अमालगमेशन के में पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये 2/3 से पास हो जाता है, पीछे भी बचेंगे 1/3 तो बचेंगे ही, उनमें से अगर कोई राजी नहीं है तो आरबीआई जो है यहाँ पर निर्धारित करेगा मूल्य और उस मूल्य के हिसाब से अपने शेयर बेच करके वहां से निकल सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ आरबीआई टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। आरबीआई को व्यवसाय निलंबन करने की सिफारिश करने की शक्ति। अगर कोई बैंक गंभीर रूप से किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो आरबीआई केंद्र सरकार को यह सिफारिश कर सकता है कि बैंक के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए। उसका जो संचालन है उसको क्या कर दिया जाए, निलंबित किया जाए। इसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन होता है या फिर मर्जर भी हो सकता है किसी दूसरी बैंक के साथ। हमने देखा होगा कई बार जो है कमजोर बैंक होते हैं, छोटे मोटे बैंक होते हैं जो किसी वित्तीय संकट में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उन बैंकों का दूसरी बैंक के साथ में क्या कर सकती है, मर्जर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में ये जो 45 जो है उसके अंदर यहाँ पर कुछ धाराएं हैं। सभी कानूनों पर इसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, सभी कानूनों से ऊपर माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बैंकिंग ये रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सभी कानूनों से ऊपर माना जाएगा। अगर किसी कानून के कोई अंदर कोई स्पष्टता नहीं है तो इसको फाइनल माना जाएगा। हाईकोर्ट को यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि सभी दावों का निपटारा कर सके और जो लंबित मामले हैं, पेंडिंग मामले हैं, उनको निपटाने के लिए हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया जाएगा, हाईकोर्ट को पास भेजा जाएगा। परिसमापन के लिए जमाकर्ताओं से योगदान राशि वसूलने के लिए भी यहाँ पर प्रावधान बनाए गए हैं। यदि डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने डिपॉजिटर्स को धोखा दिया है, जमाकर्ताओं को धोखा दिया है, तो उनके ऊपर जो है पेनल्टीज लगाई जाएगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको यहाँ पर लिक्विडेशन या वाइंड अप की प्रक्रिया के अंदर मदद करने का आदेश दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और कुछ कानूनी कार्यवाही को वैध बताने का प्रावधान जो है वो भी किया गया है। इसके बाद में पेनल्टीज है, अगर कोई बैंक बार बार इस एक्ट का उल्लंघन करती है, इसके हिसाब से नहीं चलती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको यहाँ पर 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। और अगर पालन ना कर रहे हैं तो उससे ज्यादा वित्तीय दंड भी उस पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अपराधों की संज्ञान प्रक्रिया, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कोई भी अदालत तब तक किसी भी बैंकिंग से रिलेटेड क्राइम, बैंकिंग से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उनको सुनवाई नहीं कर सकती, मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती केसेस की, जब तक कि आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर आपत्ति ना करे। या तो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट आपत्ति करके अगर कोर्ट को ये लिखित देता है कि हाँ इसके ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए, तो उनकी अप्रूवल के बाद ही कोर्ट जो है यहाँ पर इसका संज्ञान ले सकती है। स्वतः संज्ञान एक चीज होती है ना, हम देखते हैं कोर्ट में इन सब चीजों में कि कई बार जो है स्वतः संज्ञान ले लेता है कोर्ट, हाई कोर्ट, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, तो वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती, उनको जो है आरबीआई या फिर केंद्र सरकार जाकर के सिफारिश करेंगे तभी हो सकता है, उनकी अप्रूवल के बिना नहीं होगा। पावर ऑफ आरबीआई टू इम्पोज पेनल्टी। आरबीआई जो है किसी भी बैंकिंग कंपनी पर जुर्माना लगा सकती है अगर वो नियम का बार बार उल्लंघन करती है या एक बार भी करती है तो। एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स, अब यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या, कि अगर किसी बैंकिंग कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा रही है आरबीआई, तो वो जुर्माने का पैसा कहाँ जाएगा, तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसके कारण लगाया जाता है वो राजस्व में, रेवेन्यू में जाएगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसके पास जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज्यादातर जाता है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज, प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज के लिए इसमें दिया गया है। इसमें कोई खास चीज है नहीं वैसे, तो इसको इसीलिए इसमें लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि इन कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकें, इनको लागू करवाने के लिए नियम बना सकें या दिशा निर्देश है वो जारी कर सकें। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है 51। ये सहकारी बैंकों पर भी लागू होता है विशेष शर्तों के साथ। आरबीआई को यहाँ पर सहकारी बैंकों को नियंत्रण और विनियमन यानी रेगुलेशन की शक्ति यहाँ पर दी गई है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक एग्जम्पशन, छूट देने की शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अगर आरबीआई से परामर्श करने के बाद में नियम कि आरबीआई से परामर्श करने के बाद में ये जो एक्ट है उसमें से छूट दे सकती है भी किसी भी बैंकिंग कंपनी को। सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम जो है गजेट में प्रकाशित किए जाएंगे और इनमें निम्नलिखित चीजें हो सकती है, रिटर्न किस तरह से भरा जाएगा, उसका विवरण किस तरीके से होगा, या परिसमापक जो भी प्रस्तुत करेगा वो रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा, ये सब जो है 52 में दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह संसद में
बिल पेश किए बिना नियम बना सके। जो फाइनेंशियल बिल आता है ना, अभी लास्ट बजट में या लास्ट टू लास्ट बजट के अंदर फाइनेंशियल बिल लेकर के आई थी एक गवर्नमेंट, तो वो बिना पास किए सीधा जो है विशेष परिस्थितियों में नियम बना सकती है, फाइनेंशियल बिल के तौर पे लेकर के आ सकती है। नेक्स्ट है पावर टू एग्जेम्प्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में छूट देने की शक्ति। आरबीआई जो है इस अधिनियम के कुछ या फिर सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है, लेकिन जनरली वो जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाले बैंक्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अंडर एक्ट, अधिनियम के तहत किए गए कार्यों की सुरक्षा। अगर कोई भी आरबीआई का ऑफिशियल है या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसी पद पे बैठा हुआ है और इस एक्ट के तहत ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और उनके जितने भी ऑफिसर्स अधिकारी हैं उनके लिए एक तरह का प्रोटेक्शन है कि कल को अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन वो तो मतलब इस एक्ट के हिसाब से लेते हैं और उस एक्ट में उनके रिटायर होने के बाद में या कभी और मुकदमा चलाया जा सकता है, तो एक तरह से ये उनको क्या है, यहाँ पर 54 के अंदर इम्यूनिटी दी गई है। ये आपको याद रखना है कि किस एक्ट की किस सेक्शन के अंदर जो है आरबीआई और उसके ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर्स जो इस एक्ट को लागू करवाने के लिए कार्य करते हैं, उनको इम्यूनिटी किस में दी गई है? 54 में। और नेक्स्ट हमारे पास में है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1934, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 में संशोधन किस तरह से किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और कोई कठिनाई आती है तो पावर जो है दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आरबीआई को कि वो इस कठिनाई को दूर कर सके। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस विच इज पार्ट नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम का लागू होना, जो हमारे धारा 56 में दिया गया है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये अधिनियम जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होगा, लेकिन कुछ विशेष संशोधनों के साथ। विशेष संशोधन दैट मींस कि बैंकिंग कंपनी यहाँ पर एक्ट में जहां जहां यूज की गई है, ये टर्म यूज किया गया है, वहां पर कोऑपरेटिव बैंक मान लिया जाए। अगर बैंकिंग कंपनी की जगह कोऑपरेटिव बैंक मान रहे हैं तो सारा एक्ट ही लागू हो गया। बैंकिंग कंपनी तो हर सेक्शन में वो यहाँ पर इसमें किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाई लॉज के रूप में यहां पर समझा जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में माना जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जैसे मैंने बोला था बैंक में यहाँ पर जो है हम जो नॉर्मल बैंक्स जो होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो नहीं है, जो व्यवसायिक बैंक है, उनकी रिपोर्ट किसके पास में जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव के मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जगह क्या माना जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में भी पढ़ा था। सेम बात ये बोल रहा है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। नेक्स्ट जो है 2020 के अंदर यहाँ पर सहकारी बैंकों पर लागू नियमों को और अधिक स्पष्ट किया गया और आरबीआई को सख्त विनियमन यानी रेगुलेशन की पावर यहाँ पर दी गई। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास में 2 एक्ट और बचे हैं, विच इज आरबीआई एक्ट 1934 और नाबार्ड एक्ट। वो भी हम 1-2 क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। इसी तरह से हम छोटी छोटी क्लासेस लेंगे। उम्मीद है आप सबको ये क्लास पसंद आ रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एटलीस्ट आपको ये जो पूरा एक्ट है आपको 30-40 मिनट देकर के देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है उसमें से सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।